चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसके दोस्तों, इसके पिछले सेक्शन में हमने गैप के बारे में पढ़ा। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये गैप या फिर ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेशन में रहने वाले लोगों के द्वारा, ज़्यादातर लोगों के द्वारा, लगभग सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। मीन्स लगभग सभी अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग में, उन्हें हम यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर पाते हैं और कंपेरेबिलिटी उनमें संभव हो पाते हैं। मीन्स एक जैसे यूनिफॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे जिन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स एक कंपनी के स्टेटमेंट्स को दूसरी कंपनी के स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एक ही कंपनी के स्टेटमेंट्स को ईयर टू ईयर हम पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि ये अलग अलग यूज़र्स के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की या फिर इस स्टेटमेंट की यूटिलिटी को बढ़ा सके। मीन्स यूज़र्स इस स्टेटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, उसके लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये है कि गैप में एक ही आइटम के लिए बहुत से अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स सजेस्ट किए हुए हैं। मीन्स बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं गैप के अंदर सेम आइटम के लिए। जैसे हम आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के कैलकुलेशन की मेथड अलग अलग इंटरप्राइज के लिए अलग अलग टाइप से परमिसिबल की गई है। इट मीन्स अलग अलग इंटरप्राइजेस को अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है तो ऐसी कुछ मेथड्स यहाँ पर गैप में दी गई है। मीन्स गैप द्वारा अप्रूव्ड है, परमिसिबल है, जिसके थ्रू अलग अलग इंटरप्राइजेस अपने हिसाब से उस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अलग अलग तरीक़ों से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी एक्सटर्नल यूज़र को। एक्सटर्नल यूज़र को ये जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग इंटरप्राइजेस से मिल रही है वो इनकंसिस्टेंट होगी, इनकम्पेरेबल होगी। मीन्स मेथड अलग होगी तो उन्हें कंपेयर करने में मुश्किल होगी और वो कंसिस्टेंट भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसी से ज़रूरत हमें लगी कि हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी दोनों, उस इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने में दोनों चीज़ों को बनाए रखें। मीन्स जब भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करें उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, ये ज़रूरत हमें अब महसूस होने लगी है। तो दोस्तों, इसी नीड को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इसने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का क्या काम है, कब बना ये बोर्ड? ये बोर्ड बना था अप्रैल 1970। दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये अप्रैल 1977 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, बना था, और इसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना। तो दोस्तों, ICAI ने इस ज़रूरत को समझा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था ASB। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना, डेवलप करना। तो दोस्तों, इस ASB का जो मेन फंक्शन था वो ये था कि ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स स्टैंडर्ड्स की यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर एक ड्राफ्ट तैयार करना या फिर ये कहें स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट डेवलप करना। दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट है
ये डेवलप किया जाता था बहुत वाइड डिस्कशन के बाद। अब ये डिस्कशन किससे किससे किया जाता था? ये डिस्कशन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया जाता था, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के साथ किया जाता था, इंडस्ट्री के साथ किया जाता था और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया जाता था। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता था कि किन एरियाज़ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है और फिर उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना होता था। इन सारे डिस्कशंस के बाद, इन सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद ये काम एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता था। तो दोस्तों एएसबी जो है इन सारे ड्राफ्ट्स को, इन सारे स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखता था। क्यों ध्यान में रखता था? क्योंकि भारत भी इंटरनेशनल अकाउंट सेटिंग बॉडी का एक मेंबर है। दोस्तों एएसबी ये ड्राफ्ट डेवलप करने के बाद, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट डेवलप करने के बाद इसे ICAI के काउंसिल को सबमिट कर देता था या सबमिट करता है। तो दोस्तों एएसबी जो है इन स्टैंडर्ड्स के ड्राफ्ट को ICAI के काउंसिल को सबमिट करता है और ये जो काउंसिल है ये फाइनलाइज करती है और नोटिफाई करती है इन ड्राफ्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में यूज़ का। मीन्स ICAI ही ये फाइनलाइज करती है और नोटिफाई करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन गाइडलाइंस का या इन ड्राफ्ट्स का यूज़ किया जाए। दोस्तों टाइम टू टाइम एएसबी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिव्यू भी करता है। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है? इस स्टेटमेंट में अकाउंटिंग के रूल्स लिखे होते हैं, गाइडलाइंस लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखी हुई थी है। इन रूल्स और गाइडलाइन का यूज़ कहाँ पर होता है? इन रूल्स और गाइडलाइन का यूज़ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए इन रूल्स और गाइडलाइन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएं वो यूनिफॉर्म हो सके और कंसिस्टेंट हो सके। हमें क्यों यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स को डिस्क्लोज करना होती है, उन्हें बताना होती है और ये इंफॉर्मेशन उन्हें अफेक्ट करती है क्योंकि इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो यूज़र्स होते हैं वो उनके डिसीजन लेते हैं। दोस्तों इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने से पहले देश का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो लॉज है, एप्लीकेबल लॉज है हमारे देश में, या फिर जो कस्टम और यूसेज है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके किसी प्रोविज़न से उन चीज़ों में कोई ओवरराइड ना हो, उधर कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि अकाउंटिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें ताकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करे तो उनमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे। दोस्तों शुरुआत के सालों में तो ये स्टैंडर्ड जो है रिकमेंडेड होते हैं, मीन्स आप इन्हें सुझाव की तरह लेते हैं। दोस्तों जैसे ही इन स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट की अवेयरनेस जनरेट हो जाती है उसके बाद ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें कि इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना आवश्यक हो सके। मीन्स ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे सभी को इन्हें यूज़ करना मैंडेटरी हो जाएगा, सभी कंपनीज़ को मैंडेटरी ज़रूरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा कि वो इन कंप्लायंसेस को या फिर इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें, अपने कंप्लायंसेस में इन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करें। और दोस्तों सभी कंपनीज़ को इन नियमों का पालन करना ज़रूरी हो जाएगा और कोई कंपनी अगर इन नियमों का पालन नहीं करती है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती, अपने कंप्लायंसेस में इसका यूज़ नहीं करती है, तो उन्हें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वो इससे डेविएट हुए, मीन्स इन नियमों का या फिर इन प्रिंसिपल्स का उन्होंने फॉलो नहीं किया है और इनसे डेविएट होने से
जो फाइनेंशियल इफ़ेक्ट हुआ है वो भी उन्हें डिस्क्लोज करना ज़रूरी हो जाएगा। दोस्तों इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट अपेंडिक्स में दी हुई है, इसी चैप्टर के आखिर में आप उसे देख सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं, इस चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द ICAI हैज़ इशूड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं। पहला स्टैंडर्ड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे 29 स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। दोस्तों आपकी बुक में ये स्टैंडर्ड होंगे और ये स्टैंडर्ड्स आपको याद करने होंगे। शायद आपकी स्कूल की एग्ज़ाम में यह न आए, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स आपको बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं जहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं। सपोज पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किस लिए है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डेप्रिशिएटिंग अकाउंटिंग के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इन स्टैंडर्ड्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि शायद स्कूल की एग्ज़ाम में ये शायद न भी पूछे जाएं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाल ही में 2019 में मध्य प्रदेश ग्रेड 1 टीचर्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो ये स्टैंडर्ड्स आपको याद करना ज़रूरी है फॉर लॉन्ग पर्पस, फॉर जॉब पर्पस। तो दोस्तों आई होप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसको समराइज़ किया जाए, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर समराइज़ करना हो तो हम इसे समराइज़ कर सकते हैं कि इससे पहले हमने गैप के बारे में पढ़ा था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। उसमें भी ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखा गया था जिसमें कि बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर सके। मीन्स ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे जो ज़्यादातर लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते थे, बट यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स में कुछ प्रॉब्लम थी। मीन्स ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से आइटम्स के लिए। तो यहाँ पर जो है ICAI ने एक बोर्ड बनाया ASB, जिन्होंने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नींव रखी। ASB का काम था इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ड्राफ्ट को बना के ICAI को देना और ICAI उन्हें डेवलप करता था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं जो कि अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए गाइडलाइन या रूल्स बना सकें, और या फिर ये एक ऐसे रूल्स होते हैं। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स और गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आ सके, जो कि गैप में शायद नहीं आ पाई थी, क्योंकि वहाँ पर हमें अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देखने को मिलते थे और अलग अलग इंटरप्राइज उन्हें अपने तरीके से यूज़ करता था। तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए हमने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट बनाए, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए। उन्हीं को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो कि ASB द्वारा बनाई जाती थी। ये ASB क्या होती थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता था जिसको बनाया था ICAI ने। तो दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरुआत में रिकमेंडेशन के तौर पर यूज़ किए जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी अवेयरनेस बढ़ती गई, इन्हें कंप्लायंस में इन्फोर्स किया गया, मीन्स मैंडेटरी किया गया है कि कंपनीज इनको फॉलो करे। अगर कंपनी इन्हें फॉलो नहीं करती तो कंपनी को रिटर्न डिस्क्लोजर देना होता था कि वो इन्हें क्यों फॉलो नहीं कर रही है, और इन्हें फॉलो न करने से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट जाता था ये भी उन्हें बताना होता था। इस चैप्टर के आखिरी में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट दी गई है जिन्हें आप देख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया भी था। तो दोस्तों आई होप आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, और आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।